सबको मैं डॉक्टर सूजन राज और आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज की मीटिंग खास है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं पेट से खेत तक और खेत से पेट तक। इस पे हमारे प्रिय किसान लोग जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ आए हैं डॉक्टर देवेंद्र बलहारा। यह जो कार्यक्रम है मुख्य रीति से किसान लीडर्स के लिए बुलाया गया है। इसलिए बुलाया गया क्योंकि जब एक बार होती है समस्या को देखना, उसको परिभाषित करना, तो डॉक्टर देवेंद्र बलहारा ने इसे पूरी तरीके से स्वागत किया, कहा कि जरूर हमें करना चाहिए और उसके लिए हम लोगों ने बुलाया है कुछ एक्सपर्ट्स को। आज के जो एक्सपर्ट हैं वो हैं अजित परब। मैं इनसे हमेशा फैसिनेटेड रहती हूँ और कहती हूँ कि आज के ऋषि हैं ये। इनको पता नहीं कहाँ से डाउनलोड्स होते हैं और कहाँ से उपाय लेकर आते हैं, उसे देखकर मैं बहुत फैसिनेटेड होती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर सूजन। सभी को मेरी नमस्ते। आज हरियाणा में कुछ गतिविधियां रही हैं थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लेवल पर। एक तो यहाँ कैथल में, हिसार में और करनाल में बड़ी सभाएं रही सरकार के विरोध। तो अजीत जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बातचीत को कैरी ऑन करें। आप सबसे मिलके आज मुझे बेहद खुशी हो रही है। हम यहाँ पे खेती इस विषय पे अभी चर्चा कर रहे हैं। असल में देखा जाए तो सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के काफ़ी सारे अंग आज ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसे तबाही हम कह सकते हैं। ये सब तबाही की ओर चल रहा है और काफ़ी सारे लोग इस बात से बहुत अस्वस्थ हैं और अपने अपने इलाके में उस पर काम भी कर रहे हैं। अपने चारों तरफ क्या बदलाव हो रहे हैं और वो बदलाव हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं, ये जब मुझे अंदाजा कुछ साल पहले आ गया तो मैं बहुत अस्वस्थ हुआ, जैसे काफ़ी लोग हुए हैं, और मैं उस पर रास्ते ढूंढने लगा और जो रास्ता जब भी मुझे मिला उस पर मैं अमल करते भी गया। जब भी मुझे पता चलता था कि कोई आदमी या कोई संस्था कुछ इस दिशा में काम कर रही है तो वहां मैं दौड़ के जाता था, उनसे सुनता था, बात करता था वगैरह वगैरह। उसके साथ ही कुछ अध्ययन भी चालू था कि कुछ पुरानी किताबों में कुछ मिलता है क्या, पुराने ग्रंथों में कुछ मिलता है क्या, किसी ने कुछ कह के रखा है क्या। ऐसी सभी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा था। एक जो ग्रंथ है जो लगभग 700 साल पुरानी है, उस ग्रंथ में मुझे ऐसे कुछ बातें मिली जो ये विश्वास दिलाती है कि आप तबाही को रोक सकते हैं। तो मैंने उस ग्रंथ के आधार पर काम चालू किया और जब उस दिशा में मैंने काम चालू किया तो बाकी लगभग सभी दिशाएं मैंने कुछ समय के लिए बंद करके रखी ताकि गंभीरता से काम कर सकूं। और यकीन मानिए मुझे उसके अच्छे परिणाम मिलने लगे। वो परिणाम इतने अच्छे हैं कि और भी रास्ते खुलते नजर आए और ये अपने जीवन के सभी अंगों पर असर करने वाले, मानवीय शरीर से लेके पर्यावरण और हर एक जीव जंतु और सभी का अस्तित्व टिकाने के लिए जो सृष्टि के जो गहन रहस्य है, ये मुझे उस ग्रंथ में गोचर होने लगे। मैं तो एक तरफ से बहुत खुश हो गया था अंदर से कि जो मैं जगह जगह ढूंढ रहा था ताकि मैं सबको बांट सकूं, ये एक रास्ता है जिससे हम ये आने वाली तबाही को रोक सकते हैं। तो वो जो ग्रंथ है ये तो हमारे महाराष्ट्र में सबको पता है। आज भी कम से कम 15-20 लाख घरों में उसका रोज पठन होता ही है। फिर भी वर्तमान स्थिति में एक भी आदमी को उसमें कुछ नजर क्यों नहीं आया, ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही थी क्योंकि मुझे उसमें से रास्ते मिल रहे थे तो मैंने उनका वो रास्ता बिल्कुल नहीं छोड़ा। और जैसे जैसे रास्ते खुलते गए तो हम बहुत सारी चीजों का सामना करने के लिए अभी तैयार हो गए। ये सभी बातें मैं आपके सामने अभी पेश कर रहा हूँ। आज हम यहाँ खेती इस विषय पे चर्चा करने इकट्ठा हुए हैं, तो आज यही एक केंद्र रख के इस पे बात करूंगा। खेती जो हम जैसे समझते हैं या करते हैं वो असल में हवा, पानी, जमीन और वनस्पति
इनका सामूहिक यज्ञ है और हम उसमें केवल निमित्त मात्र है। जब आदमी इस धरती पे नहीं था, उसके बहुत पहले से ये होता आया है और सुव्यवस्था के रूप में होता आया है। और ये व्यवस्था खुद से चलने वाली है, किसी ने उसे चलाना नहीं पड़ रहा, मतलब पड़ता था। ये खुद से चलने वाली व्यवस्था सभी जीवों का, सभी प्राणी मात्रों का, सभी वनस्पतियों के जरूरतों का पूरा ख्याल रखती थी और उन्हें पूरा करती थी। ये आदमी ही है जिसने अपनी जरूरतें बढ़ाई और इस व्यवस्था को अपने हाथों में लेना शुरू किया। जब से ये हुआ है तब से बहुत कुछ टूटने लगा, बहुत कुछ टूट भी गया है, उसका हमें अंदाजा नहीं है। दूसरी तरफ से सृष्टि जिसने इसका निर्माण किया वो हमारी गलतियों को सुधारती गई, लेकिन वो हम कभी समझ नहीं पाए। ना हम सृष्टि के प्यार को समझ पाए, ना हम उसका दर्द समझ पाए। सृष्टि आज भी उस पर हुए गंभीर परिणाम या उसे जो दर्द हुए हैं उनका इलाज कर रही है। लेकिन यकीन मानिए, सृष्टि अपने से ज्यादा जीव जंतुओं के दर्द का इलाज कर रही है और वो हमें उसके रास्ते भी दिखा रही है। आदमी देखिए कि वो समझते हुए भी गलतियां करता है। आदमी का डेफिनेशन करे तो मैं तो ये करता हूँ कि समझते हुए जानबूझ के गलतियां करने वाला जो क्रीचर अगर है तो फिर वो आदमी है। और ये गलतियां इतने ज्यादा स्तर पर हुई है कि समस्त जीवों के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा है। अब अगर हमें ये सब बात रोकनी है, ये तबाही रोकनी है, तो हमें गलतियां करना रोकना होगा। और सबसे अहम है कि जो गलतियां हम समझ बूझ के कर रहे हैं उनको तो तुरंत रोकना होगा। और अभी खेती के विषय में जब हम बात करते हैं तो खेती से जुड़ी सभी गलतियां सबको पता है, इसलिए वो मैं दोहराना नहीं चाहता। तो ही हम अपने जीवन की गारंटी दे सकते हैं। हम ऐसे समझते हैं कि ये हवा, पानी, जमीन, वनस्पति, ये ऐसे हम इनको अलग अलग देखते हैं और उन्हें वैसे ही समझने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन असल में ये सब मिलके सृष्टि बनी है और वो एक, मतलब वो कुछ अलग अलग मतलब वो अलग नहीं है, वो एक है, वो सृष्टि एक है। हम अपने शरीर को ऐसे अलग अलग हिस्सों में देखते हैं कि मेरा हाथ है, मेरा पाँव है, मेरा सर है वगैरह, या मेरे दांत है। लेकिन दुनिया का कोई भी जानवर उसके शरीर को वैसे नहीं देखता, मतलब खुद को एक पूर्ण शरीर के रूप में देखता है और वैसे ही उसे समझता है। जब हमारे किसी एक अवयव में दर्द हो, समझ लीजिए हाथों में दर्द है या दांतों में दर्द है, तो हमारा पूरा शरीर का ध्यान उस दर्द को मिटाने के लिए लगता है। मतलब बाकी सब अवयव अपने अपने दूसरे कामों से ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो अवयव ठीक हो जाए। बहुत से लोगों को पता नहीं कि किसी भी एक अवयव का दर्द ठीक करने के लिए शरीर के सारे ऑर्गन्स वो अवयव ठीक होने तक उसी दिशा में काम करते हैं, अपने दूसरे काम करते हुए ही या फिर उनको थोड़ा सा कम करते हुए। सृष्टि भी ऐसे ही काम करती है। और अगर हमें अपनी गलतियों में सुधार लाना है, मतलब अगर हमें अपनी गलतियां समझनी है कि हम सृष्टि के साथ क्या गलतियां कर रहे हैं, तो हमें ये हवा, पानी, जमीन, वनस्पति, ये मिलके जो सृष्टि बनी है उसे समझना होगा और उसके मूलभूत नियमों को भी समझना होगा। मेरे खुद के काम की शुरुआत हुई थी, वो मूलभूत नियम मैं अभी यहाँ फिर एक बात दोहराता हूँ कि अगर किसी आदमी का खाना छूट गया, अगर उसे खाना नहीं मिल रहा है, तो वो आदमी एक 40-50 दिनों तक जिंदा रह सकता है। ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं कि किसी ने खाना छोड़ दिया या किसी का खाना टूट गया और 40-50 दिन बाद उसका देहांत हो गया। किसी आदमी का पानी अगर टूटता है, उसे पानी नहीं मिलता, तो वो डिहाइड्रेशन में चला जाता है और चौथे या 5वें दिन उसकी मौत होती ही है। वही उसकी अगर हवा रोक दी जाए, उसे मिलने वाली हवा रोक दी जाए, प्राणवायु उसका रोक दिया जाए,
तो बस कुछ मिनट ही लगते हैं कि वो आदमी मर जाता है। इसका अर्थ सरल है, हवा सबसे महत्वपूर्ण है, फिर पानी है और फिर जमीन है। और ये जो सृष्टि का नियम है, ये जो सृष्टि जिस नियम से चलती है, इससे भी हम सृष्टि को समझ सकते हैं, समझना चाहिए। और जब हम सृष्टि की रक्षा के बारे में बात करते हैं तो हमें इन्हीं दिशा में काम करना चाहिए कि मैं जो कुछ भी काम कर रहा हूँ इससे हवा शुद्ध हो रही है, माने हवा का संरक्षण हो रहा है। अगर वो हो रहा है तो मेरा काम करने की दिशा सही है। ये सरल विचार जो मेरे मन में आया था कुछ साल पहले, उसी दिशा में मैंने सबसे पहले काम चालू किया था। और ये हवा को अगर हम समझ ले तो हवा क्या है, मतलब हवा तो हमने नाम दिया है, लेकिन हवा के कैरेक्टर्स क्या है? उसके मेजर कैरेक्टर मेरी नजर में तो दो है। एक है उसकी शुद्धता और दूसरा है उसका तापमान, माने टेम्परेचर। ये दो चीजों से मिलकर जो बनता है वो हवा है। और ये जो सृष्टि बनी है, ये पूरी सृष्टि का अगर हम इसका इतिहास देखें तो पता चलेगा कि ये हवा ही है जिसकी शुद्धता और टेम्परेचर को एक केंद्र में रख के ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। हर एक चीज उस दिशा में ही काम करती है और उसे टिकाने के लिए दिन रात मेहनत करती है। अभी देखिए कोई भी पेड़ या पौधा हम देखते हैं कि वो फल देता है, फूल देता है वगैरह, वो तो सीजन में देता है, लेकिन वो लगातार उसके पहले दिन से आखिरी दिन तक हवा की शुद्धता टिकाने के लिए और उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए काम करता है। वो सबसे अहम काम है। तो जब मैंने काम की शुरुआत की या मुझे जो रास्ते दिखाई दिए मिले, तो मैंने सबसे पहले चेक किया कि हवा की गुणवत्ता टिक रही कि नहीं। उसके साथ एक और छूट गया, वो है वनस्पति, कि वनस्पतियों का जीवन वो कैसे है और वो इस पूरे सृष्टि में किन नियमों पे काम करता है। हम अक्सर अपने शरीर से या अपनी जरूरतों से सबको जज करते हैं। मतलब हम जो कुछ भी अभी वनस्पतियों के साथ कर रहे हैं, खेती में जो कुछ भी कर रहे हैं, वो ऐसे ही समझ से कर रहे हैं। असल में वनस्पतियों का जीवन बहुत उत्क्रांत है, उनके नियम बहुत अलग है। एक मूलभूत डिफरेंस है जो वनस्पतियां और हमारे जैसे प्राणी मात्र माने जानवरों के शरीर में है, वो यह है कि हमारे शरीर से अशुद्धियां भी निकलती है और इन अशुद्धियों को निकालने के लिए हमारे शरीर में कुछ अवयव बने हैं, माने एक सिस्टम बनी है, हमारे अवयव है उसके लिए कुछ। लेकिन वनस्पतियों का जीवन पूरी तरह से शुद्ध है, मतलब उनके शरीर से कुछ भी ऐसे निर्माण नहीं होता जो अशुद्ध है। इसके लिए वहां वैसे कुछ ऑर्गन ही नहीं रहते। लेकिन अगर गलती से उनके शरीर में कुछ अशुद्धियां घुस जाए या उनका शरीर किसी कारणवश अगर अशुद्ध हो जाए, तो उसके लिए उन्होंने अपनी एक सिस्टम बनाई है, अपनी एक व्यवस्था बनाई है। और ये व्यवस्था उतनी ही पुरानी है जितना कि ये वनस्पति जगत। ये वनस्पति जगत के साथ ही उत्क्रांत हुई है और उनके साथ लगातार दिन रात काम करती है। जैसे हमें पता है कि फूल खिलते हैं, फिर उसमें परागीभवन होता है और उसके बाद वहाँ फल का निर्माण होता है। ये काम करने के लिए वनस्पति जगत को कीटकों की आवश्यकता होती है। ये मधुमक्खी, तितली और तो ये कीटक जगत वनस्पति के फलन क्रिया में सहाय करता है और वनस्पति उनका पोषण करती है। ये सिम्बायोसिस। वैसे ही अगर वनस्पतियों में कुछ रोग की स्थिति निर्माण हो जाए किसी भी कारणवश, तो उसे निकालने के लिए उनकी जो व्यवस्था है वो ऐसे ही कीटक है जो सूक्ष्म कीटक से लेके बड़े कीटक तक, वो उन फूलों पे, फलों पे, पत्तों पे, टहनियों पे, बार्क पे, ऐसे हर जगह पे रह के अपना काम करते हैं। वनस्पति से वो सब कुछ लेते हैं और फिर वो कभी कभी वो मर जाते हैं क्योंकि वो
पॉइजनस रहता है तो कभी कभी वो मर भी जाते हैं, और फिर उनके शरीर में उस पॉइजन को नलिफाई करने की प्रोसेस शुरू हो जाती है, या उनके मृतक शरीर पर फंगस ग्रो होता है, वनस्पतियों के चलन में डिस्टर्बेंस आया था, नलिफाई करता है फंगस। ये जो जीव रहते हैं, जो वनस्पतियों के साथ रहते हैं, उनके सहारे रहते हैं, वो ये हर एक चीज चूस के वनस्पतियों को शुद्धिकरण में सहायता करते हैं। जब ये आते हैं तो हम समझते हैं कि वनस्पतियों पे अटैक हो गया और वनस्पतियों को बचाने का काम हम हमारे हाथों में लेते हैं। ये गलती है। शुरू में ही मैंने बताया कि हमें अपनी गलतियों को समझना होगा, तो ही हम उसमें सुधार ला सकते हैं, अपने बर्तावों में बदलाव ला सकते हैं। तो हाँ, थोड़ी सी बात फर्टिलाइजर्स के बारे में भी बताता हूँ कि फर्टिलाइजर्स के नाम पे हम जो केमिकल्स वनस्पतियों को देते हैं, उनसे उनका शरीर प्रदूषित हो जाता है। और वो किस तरह से होता है, थोड़ा सा अपने शरीर की तरफ देख ले कि अगर किसी के शरीर में कुछ पॉइजनस घुस गया है और किडनी उसे निकाल नहीं पा रही है, या किडनी का फंक्शन थोड़ा कम हो गया है, तो उस आदमी के शरीर में सूजन आती है। वो सूजन इसलिए आती है कि वो जो कुछ भी केमिकल है, जो पॉइजन है, उससे टिश्यूज के अंदर जो है उन्हें हानि ना पहुंचे, इसलिए वहां पे सेल्स अपने अंदर पानी भर लेते हैं। ये तो एकदम नेचुरल प्रोसेस है खुद को प्रोटेक्ट करने की। हर एक माँ के गर्भ में यही होता है कि बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे पानी निर्माण होता है। ये तो शरीर की रचना ही है। तो जब केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है तो वनस्पतियों का शरीर खिलता नहीं है, सूज जाता है, उनमें सूजन आती है। और फार्मर्स समझते हैं, या कोई भी किसान या कोई भी समझता है कि अरे वनस्पति तो बढ़ गई। अरे वो बड़ी नहीं है भाई, वो तकलीफ में है। उसका बिगड़ा हुआ स्वाद और उसकी जो टिके रहने की क्षमता है, मानी बीजों की टिके रहने की क्षमता, वो कम हो गई है। इससे तो समझना चाहिए कि हमसे गलती हुई है। तो इन गलतियों के लिए क्या हमारा ये सॉल्यूशन काम कर सकता है, क्योंकि ये हमारी शुद्धिकरण क्रिया है जो हवा, पानी, जमीन और वनस्पति, इन सबके शुद्धिकरण के लिए सहाय करती है। तो जो मुझे उस प्राचीन ग्रंथ के सहारे रास्ते मिले, सृष्टि के सहारे उन रास्तों पे मैं चलता गया, और जो कुछ भी सॉल्यूशन मिला है वो बहुत सरल है, आसान है, सब तक पहुंचाना आसान है, सबके लिए वो इस्तेमाल करना आसान है। तो जब हमने उसका इस्तेमाल चालू किया तो मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगा कि उसने हवा किस तरह से शुद्ध की, क्योंकि वो उसी ऑर्डर में हमें जाना है कि हवा शुद्ध होनी है, उसके बाद पानी, उसके बाद जमीन और वनस्पति। तो इन सबको मिलके जो बनती है वो वनस्पति है। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड 53 था, लगभग 12 दिनों बाद वो 35 पर आ गया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NOx 23 था, वो 15 पे आ गया। H2S भी कम हो गया, 1.33 का 0.59। अमोनिया कम हो गया, मीथेन कम हो गया, बेंजीन तो 0 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड भी कम हो गया। अब ये देखिए ये बात कितनी अहम है। ये जो पूरी दुनिया झगड़ रही है कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कैसे करें। ग्लोबल वार्मिंग तो क्या है कि ये जो जितने भी पॉइजनस गैसेस है ये सब हवा में फैले हुए हैं, उनके कारण तापमान बढ़ गया है। और बढ़ते तापमान में ना वनस्पतियां काम कर मतलब ठीक से काम कर पा रही हैं, ना कोई जीव जंतु काम कर पा रहा है। हमें मतलब ये तो हम खुद के शरीर से भी जान सकते हैं। और ये सभी अभी जो सार्क वगैरह जो कुछ भी मीट हुई, या सभी देशों के कई सारे साइंटिस्ट इसके लिए ढूंढ रहे हैं सॉल्यूशन।
और ये सॉल्यूशन यहाँ पे है। ये तो जो मैंने आपको अभी रिपोर्ट बताए वो तो बहुत अशुद्ध जगह के है, वहां चारों तरफ से इतनी अशुद्धि आती है, इतनी अशुद्धि आती है, फिर भी वहां पे 50% तक घटोती हुई है। सोच लीजिए अगर इसका इस्तेमाल उस पूरे एरिया में हो जाए तो ये सब गैसेस, ये सब पॉइजनस थिंग्स जिसके कारण अपने हवा का टेम्परेचर बढ़ा है, हवा की तबीयत ही बिगड़ गई है, ये सब कितने झट से, कितने आसानी से ये रिस्टोर किया जा सकता है, इसे पुनर्स्थापित किया जा सकता है। और जब ये पुनर्स्थापित हो जाएगा हवा की हेल्थ, तो मतलब हवा से जब ये सब पॉइजनस थिंग्स निकल जाएंगे तो वनस्पति जगत को काम करने में कितनी आसानी होगी। ये जो सॉल्यूशन है ये हवा से सब चीजें लेके जमीन को दे देता है, क्योंकि हमें हवा शुद्ध करनी है, पानी शुद्ध करना है, जमीन शुद्ध करनी है। मतलब हमारी जो स्वच्छता की जो कल्पना है कि वो यह है कि यहाँ का उठाया और वहां फेंक दिया, तो मतलब अशुद्धता हटती नहीं है, वो बस जगह हम चेंज कर देते। पूरी दुनिया में यही होता, मतलब बड़े पैमाने पे यही हो रहा है। अब जब पानी की तरफ आ जाए तो इस सॉल्यूशन से पानी भी साफ हो रहा है। हमने अभी एक नदी पे इसका इस्तेमाल किया, पुणे में है राम नदी। उसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो हैरत अंगेज करने, मतलब इतने खुशी के रिजल्ट्स है कि बहुत ही अच्छे हैं। और इतने कम समय में नदी में जो परिवर्तन हुआ है, नदी के पानी में जो सुधार आया है, पानी का BOD COD जो अक्सर हमें मतलब जो ऐसे दूषित पानी का बहुत ऊंचा पाया जाता है, वो सब कुछ सिंगल डिजिट पे आया है। जब ये सॉल्यूशन प्रकृति ने हमें दिया है, वो जब सब नदियों से बहेगा, गंगा में बहेगा, जमुना में बहेगा, सबसे जब बहेगा, तो मैं पूरा यकीन दिलाता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 साल लगेंगे, ये पानी पूरी तरह से शुद्ध रूप से बहते हुए हम देख पाएंगे। अगर बहुत सारे लोग इस काम के लिए जुट जाते हैं तो ये काम और भी आसान हो जाएगा, और भी जल्द हो जाएगा, और चारों तरफ से खुशी होगी। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, क्योंकि आज ये तो बात मैं पिछले साल भर से कहते आया था कि ऐसे कुछ मिला है जिससे हम ये सब कुछ स्वच्छ और शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन कोई यकीन नहीं, मतलब और कोई क्यों यकीन करेगा, क्योंकि मेरे हाथ में कोई रिपोर्ट्स नहीं थे। आज वो रिपोर्ट्स आए हैं, तो हवा तो हो गई, पानी भी हो गया। अब रही जमीन की बात। जैसे यहाँ पे ये सब अशुद्धियां मिट रही है, वैसे जमीन से भी अशुद्धियां मिट गई है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी अहम चीज हो रही है कि इन अशुद्धियों का क्या हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो सिर्फ जो सल्फर डाइऑक्साइड था हवा में जो था, वो वहां से उठा के कहीं और जगह सल्फर डाइऑक्साइड में तो आके नहीं बसा। अगर वैसे होता है तो हम सिर्फ चीटिंग कर रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये सभी चीजें, ये सॉल्यूशन जमीन को सौंपता है, लायबिलिटी के रूप में नहीं सौंपता, वो जमीन की असेट बना के सौंपता है। ये सभी चीजें जब जमीन में मिल जाती है तो जमीन खिल जाती है। जमीन के सभी तत्व जो वनस्पतियों के मतलब वनस्पतियों के लिए आवश्यक है, वनस्पतियों का आहार है, उस रूप में बदल के ये सब सौंपना है। आइए देखते हैं सॉइल में क्या क्या सुधार आते हैं। नाइट्रोजन जो 5.6 था वो 580 हो गया। फॉस्फोरस 1.4 वो 380 हो गया। पोटेशियम 56 से 743 हो गया। कैल्शियम जो 145 था वो 38,000 के लगभग पहुंच गया। मैग्नीशियम 97 के जो करीब था वो 4,000 के यहाँ पहुंच गया। जिंक 0.16 से 49 तक पहुंच गया, और मैंगनीज जो ना के बराबर था 400 तक आ गया।
अगर ये सभी चीजें अगर जमीन को मिल रही है तो हमें और किसी चीज की क्या आवश्यकता है? किसी भी चीज की आवश्यकता और नहीं है, कोई फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं। ये जो नाइट्रोजन में जो वृद्धि हुई है जमीन के, जिसे पेड़ अपने खाद के रूप में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ऐसे रूप में जो नाइट्रोजन है वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जब जमीन का नाइट्रोजन जब इस तरह से बढ़ रहा है, फास्फोरस बढ़ रहा है, कैल्शियम बढ़ रहा है, तो हमें और दूसरे खाद की आवश्यकता ही क्या बची? किसानों को इससे और खुशी का माहौल क्या होगा? हमारे मतलब जो कुछ भी फिलहाल चल रहा है कि हमारे इतने लाखों डॉलर्स सभी देशों को कहीं ना कहीं देने पड़ रहे हैं, यहाँ से ये लाओ, वहां से वो लाओ, और जो कुछ भी लाया जा रहा है वो भी सही नहीं है, वो तो वनस्पतियों में और तकलीफें पैदा करता है। ये कितना सरल और आसान रास्ता मिला है हमें, हवा, पानी और जमीन, इन तीनों के शुद्धिकरण का। अब जब ये पूरा का पूरा जब वनस्पतियों को उनके खाद के रूप में प्राप्त होता है तो वनस्पतियां क्या कहती है जरा देखिए, उनमें क्या बदलाव आता है। एक सब्जी के खेत का अभी वीडियो देखेंगे। माझं नाव शशिकांत घनश्याम गावडे, राहना आसोली, फणसकोल। हमने कल्की का स्प्रे वाल सेंग पे लिया, आम के बगीचों पे किया, टमाटो, मिर्ची और बैगन सब पे लिया। कल्की को हमने जमीन और पेड़ों दोनों जगह स्प्रे किया और इसके बेहतरीन परिणाम सामने आए। हमने जनवरी महीने से इस फसल का उत्पन्न लेना शुरू किया था। जनवरी, फरवरी, मार्च, आज 4 अप्रैल है, फिर भी यह फसल बड़ी मात्रा में आ रही है और बढ़ती भी जा रही है। हमारे इलाके में ये सेंग की सब्जी इतने लंबे समय तक कभी नहीं उत्पन्न देती और जिस तरह से ये अभी भी फसल दे रही है, मेरा अनुमान है यह सिलसिला जून महीने तक जारी रहेगा। मेरे पड़ोस के गावड़े जी ने भी और मैंने भी इसे एक साथ ही ये सेंग को लगाया था, पर उनका उत्पन्न मिलना कब का खत्म हो गया और उन्होंने अपनी जमीन भी साफ कर दी। पर मेरे खेत में ये फसल और ज्यादा उत्पन्न दे रही है। हमारे घर के लोग तो इसे खा खा के थक गए हैं। हमारे खेत के कामगार भी इसे बार बार खा के बहुत संतुष्ट है। देखिए, हमारा मूल काम आम के बगीचे का है और ये सेंग तो हमने हमारे घर के खाने के लिए लगाया था, पर उत्पन्न अब इतना आ रहा है कि हमने इसे मार्केट में भी बेचना शुरू कर दिया। इसकी लंबाई और अच्छे गर के होने के कारण इसका रेट भी हमें अच्छा मिल रहा है। कल्की के ये इन असरों को देखने से हम बहुत अचंभित है। हमारे क्षेत्र में सब्जियों पे रोगों का संक्रमण हमेशा रहता है, लेकिन हमारे इस बगीचे में एक भी रोग का कोई भी लक्षण नहीं है। मिर्च पे भी कोई रोग नहीं है। कल्की का अच्छा असर मिलने के बाद हमने तो तय किया है, अब आने वाले बारिश के सीजन में हम इन सब्जियों को बड़े पैमाने पे उगाएंगे। आज 10 जून है, बारिश का मौसम शुरू हुआ है। पिछले 2 महीने बहुत गर्मी के गए। कोई भी सब्जी की फसल हमारे इलाके में ये कड़ी धूप में टिक नहीं पाई, लेकिन हमारे खेत में ये सब्जियों का बगीचा अभी भी उत्पन्न दे रहा है। गए सप्ताह में आए हुए तूफान के कारण ये सब गिर गया था। हमने इसे फिर से खड़ा किया है। सेंग का एक सीजन के आयुर्मान से दुगनी तिगुनी बढ़ोतरी हुई है और इसके साथ मिला हुआ उत्पन्न बहुत ही विलक्षण है। इस अद्भुत परिणाम को देखने आजू बाजू के इलाके के कई किसान बंधु हमारे खेत पे आते हैं और जाते वक्त कल्की का कल्चर साथ में लेके ही जाते हैं। देखिए, ये जो परिणाम हुआ है बहुत सारे पौधों पे हुआ है, लेकिन वाल पे ये हम बहुत ज्यादा देख सकते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की मात्रा लगती है, बहुत ज्यादा लगती है और लोग अक्सर यूरिया वगैरह उसके लिए डालते हैं। लेकिन ये जो कल्की है ये हवा से नाइट्रोजन उन पौधों को दे रहा है। अभी दूसरी बात रहती है कि हम पेस्टिसाइड्स को भी
धक्का मार के निकाल सकते हैं। पेस्टिसाइड्स यूज करने का जो रीजन बताया जाता है, ये सब पेस्ट आते हैं, हमारी फसल को खराब करते हैं, इससे हमारा उत्पन्न घटता है वगैरह वगैरह, और अगर हमने इसका इस्तेमाल किया तो हमारी क्रॉप होने की गारंटी रहती है, हमें क्रॉप मिल जाता है, ऐसी वगैरह बातें जो करते हैं। तो उसके लिए हम ये दूसरा वीडियो देखेंगे। माझं नाव अजय रमाकांत तांडेल, मी राहणार वेंगुर्ला वडकोल। ये हमारा आम का बगीचा है। हम यहाँ सालों से केमिकल स्प्रे करते आ रहे थे। इस साल के सीजन में भी हमने इस केमिकल के 4 से 5 स्प्रे ले चुके थे, लेकिन थ्रिप्स और तुड़तुड़े का प्रभाव बिल्कुल कम नहीं हो रहा था। सिर्फ मेरे बगीचे में ही नहीं, पूरे कोंकण इलाके में ये दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा था। आम के किसान केमिकल के स्प्रे के ऊपर स्प्रे लेते जा रहे थे, लेकिन उसका कोई असर या फर्क बिल्कुल नहीं हो रहा था। मैं खुद बहुत चिंतित था। इतने ही मुझे वेंगुर्ला के अजीत परब जी ने बनाया हुआ कल्चर हाथ में आया, उसके बारे में पता चला और मैंने अपने 30 आम के पेड़ों पर इसका इस्तेमाल करने का निर्णय लिया और स्प्रे करना शुरू किया, जिससे मुझे बहुत अच्छे परिणाम दिखने लगे। 16 फरवरी को मैंने पहला स्प्रे लिया, तुरंत 5 दिन बाद दूसरा लिया। इस दूसरे स्प्रे के बाद थ्रिप्स लगभग 50% और तुड़तुड़ा 75% कम हुआ, और चौथे स्प्रे के बाद तो ये दोनों पूरी तरह गायब हुए। मेरे बागों में फलों के और पत्तों के आकार में भी काफी वृद्धि नजर आई और मेरे खुद के तबीयत में भी काफी सुधार हुआ। मैं इस साल के सीजन के लिए बहुत निश्चिंत हो गया। पिछले 8-10 दिनों में हमारे इलाके का मौसम काफी बिगड़ गया है। बादल छाए हैं और हवा भी बिगड़ गई है। यहाँ आजू बाजू के सभी बगीचों में रोगों का संक्रमण पेड़ों पे बढ़ रहा है और फल भी गिर रहे हैं, लेकिन मेरे बगीचे में कोई भी रोग का लक्षण नहीं है और एक भी फल नहीं गिरा है। मेरे लिए कल्की का इस्तेमाल सभी रूप से बहुत फायदेमंद रहा। देखिए, इस बगीचे में मुझे हर साल केमिकल के 7 से 8 स्प्रे लेने पड़ते थे और हर स्प्रे के लिए लगभग 10 से 12 हजार रुपया खर्च होता था, लेकिन अब मैं कल्की इस्तेमाल कर रहा हूँ तो खर्चा बिल्कुल कम हो गया। इतना कम मानो के ना के बराबर। 4 से 5 किलो शुद्ध गुड़ और स्प्रे करने के लिए कुछ पेट्रोल, मेरे लिए पूरी बचत ही बचत। अभी तबीयत में जो सुधार हुआ है उसके लिए मैं कल्की को दिल से धन्यवाद देता हूँ। इसके पहले हर केमिकल स्प्रे के बाद आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ों का कफ से भरना, भूख कम लगना, ऐसी बहुत सारी तकलीफों का मैंने सामना किया है। मेरी नजर और सुनने की क्षमता भी कम हो गई थी, लेकिन जब से मैंने कल्की का इस्तेमाल शुरू किया तब से तबीयत काफी सुधर गई है। अजीत परब सर जी ने अपने पूरे शरीर पे कल्की का स्प्रे हमारे सामने लिया और हमें दिखाया कि इससे किसी भी शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचती। वो खुद तो हर बगीचे में ऐसे ही भीग जाते हैं। हमने तो अब पूरी तरह से ये ठान लिया है कि हमारे बगीचे में सिर्फ कल्की का ही इस्तेमाल करेंगे। साथ में हम अपने सभी दोस्तों को इसका इस्तेमाल करने की सलाह भी दे रहे हैं। धन्यवाद। इसमें जो बात जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो ये है कि इसके इस्तेमाल से जैसे हमने पानी का शुद्धिकरण होते हुए देखा, जमीन, हवा, वैसे ही वनस्पतियों का भी शुद्धिकरण, आंतरिक शुद्धिकरण पूरी तरह से होता है। और फिर वहाँ पेस्ट को, मतलब ये जो कुछ भी हम अटैक बोलते हैं, लेकिन वनस्पतियों द्वारा वो एक्चुअली निमंत्रित रहते हैं, उनको बुलाने की वनस्पतियों को आवश्यकता नहीं रहती। पेड़ एकदम स्वस्थ हो जाते हैं, अंदर से एकदम डिटॉक्स हो जाते हैं। तो शुरू में हमने देखा कि खाद की कोई आवश्यकता नहीं, और अभी देखा कि पेस्टिसाइड्स की कोई आवश्यकता नहीं। उसके साथ हमने ये भी देखा कि जब हवा जब शुद्ध होती है तो उसका टेम्परेचर भी घट जाएगा, माने वनस्पतियों को बढ़ने के लिए पोषक स्थिति बन जाएगी। पानी की शुद्धता तो हो ही रही है, हमारी सब नदियाँ, सब तालाब, सब कुछ इसके सहारे पूरी तरह से शुद्ध हो सकता है। पानी के लिए फिर किसी पे निर्भर होने की कोई आवश्यकता ही नहीं, मतलब शुद्ध पानी के लिए ऐसे पूरे स्पेक्ट्रम पे इसका असर हो रहा है।
ये लास्ट व्हिडिओ आहे. नमस्कार, माझं नाव जीवन परब. मी कृषी सहाय्यक म्हणून कार्यरत आहे कुडाळ तालुक्यात. आणि सेंद्रिय शेतीबद्दल अजित परबांचं कल्की या औषधाबद्दल मी बऱ्याच वेळा ऐकून होतो. और आज इस आम के बगीचे को प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करने का अवसर मिला है. पूरे बगीचे का परीक्षण करने के बाद जिस बात पे मेरा ध्यान खींचा है वो है फलों की संख्या. एक फसल काटने के बाद भी जितने आम के फल पेड़ों पर मौजूद है वो उनके उम्र के हिसाब से बहुत ही ज्यादा है. ये देख के मन प्रसन्न हुआ. इस साल पूरे क्षेत्र में तुड़तुड़ा, थ्रिप्स और फंगस का बहुत ही बुरा प्रभाव हमें देखने को मिला है. लेकिन इन पेस्ट के कोई भी लक्षण इस बाग में बिल्कुल मौजूद नहीं है. बहुत ही चौंकाने वाला ये निरीक्षण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है. पूरा बगीचा किसी भी संक्रमण से प्रभावित न होना और फलों का इतना ताजा होना, ये बात बहुत ही संतोषजनक है. कल्की ने हमें बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं. और जब इस बगीचे के मालिक ने खर्चे का हिसाब बताया तो पता चला कि कल्की के 5 स्प्रे में अन्य केमिकल रासायनिक स्प्रे की तुलना में पूरे 1 लाख रुपए की बचत हुई है. मतलब फल तोड़ने के पहले ही उन्होंने 1 लाख रुपए का मुनाफा कमाया है. कल्की स्प्रे के ये परिणाम देखकर मैं सब किसानों से यह अपील करता हूं कि इस तरह से अपने खर्चे काबू में रखें और दूसरी तरफ से अपना उत्पन्न बढ़ाए. ये रास्ता आपको समृद्धि दिला सकता है. इसके पहले पेस्टिसाइड्स के स्प्रे ले चुके थे और पेस्टिसाइड्स के स्प्रे लेने के बावजूद भी वहाँ जो रोगों का संक्रमण था वो कम नहीं हुआ था. और कोई रास्ता नहीं, इसलिए कल्की का इस्तेमाल करना चाहा. तो देखिए कि इस सोल्यूशन ने हमारी जिंदगी को संवारने के सारे रास्ते खोल के रखे. अपनी जिंदगी जो वनस्पति जगत पे पूरी तरह से निर्भर है उसको संभाल सकते हैं प्राप्त परिस्थिति में, और वो भी तुरंत. उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं, किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, कुछ पैसे जुटाने की आवश्यकता नहीं. अभी तुरंत ही हम उस पर अमल करना चालू कर सकते हैं. बिल्कुल पॉइजन फ्री खाना उपलब्ध हो रहा है. वनस्पतियों की ताकत बढ़ रही है, उनकी उम्र बढ़ रही है. मतलब हमारे एफर्ट्स कम हो रहे हैं, हमारे इनपुट्स कम हो रहे हैं और जिंदगी संवर जाएगी. और दूसरा कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं. आज देखिए कि जब लोग पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो जमीन खराब हो ही रही है, हवा भी खराब हो रही है और ये सब बह के फिर नदियों में आ रहा है. तो नदियों का प्रदूषण जो पहले था वो और बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा. अब कल्की जब पेड़ों पे गिरेगा, जमीन पे गिरेगा, तो जहां जहां से ये प्रवाहित होगा वो पूरी परिसंस्था को ये शुद्ध करते आएगा. इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें. ये जो बात जो मिली है, मैं चाहता हूं कि ये जितनी जल्दी हो सके सब तक पहुंचा दूं. एक बार सॉल्यूशन आपके हाथ में आ जाए तो आप उससे वो निरंतर बना सकते हैं, जितना चाहे बना सकते हैं, वो लोगों में बांट सकते हैं, उससे लोग जितने चाहे लोग बना सकते हैं. माने किसी को भी मुझ पर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है. धन्यवाद.